Hello students, let us discuss answer key. So the questions are in front of you. Answer key is provided. You have your doubts. You posted me. Very few posted me the doubts. The question paper was not very easy. It was good. So let us discuss. See. Question number 1. Question number 1. Lysosomal enzymes are optimally active. Optimum मतलब normal condition. सब conditions favorable है, अच्छे हैं. वैसे optimum condition में lysosomal के enzyme हमको कैसा performance देंगे, right? So at optimal level, so the answer here is acidic pH. अब आप जानते हो कि neutral pH ये हमेशा 7 होता है. 7 के नीचे lower pH acidic, higher pH is basic. So हमको यहाँ पे lower acidic pH चाहिए, lower acidic pH चाहिए. So 1 का आंसर है C. Come to question number 2. The vacuole is bounded by a single membrane. अब बस बाकी के बस सब बेटा rhyming words यूज किए. There is no we'll say is like logic. दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बस rhyming word. फाइब्रोब्लास्ट, ओके, आपको ये शब्द सिलेबस में नहीं है. क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं है. प्लाज्मोडेस्माटा, यस, इट इज साइटोप्लाज्मिक जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल्स. टोनोप्लास्ट इज बाउंड्री ऑफ वैक्यूल, राइट, विच इज सिलेक्टिवली परमिएबल. साइटोप्लाज्म में से वैक्यूल के सेल सैक में, साइटोप्लाज्म में से वैक्यूल के सेल सैक में अलग अलग केमिकल ट्रांसपोर्ट हो. अब कई बार ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगा, मतलब साइटोप्लाज्म में केमिकल ऑलरेडी ज्यादा है. वेट अ सेकंड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये शब्द समझ रहे हो? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब वैक्यूल में केमिकल ऑलरेडी ज्यादा है, साइटोप्लाज्म में कम है, लेकिन सेल चाहता है कि केमिकल फिर से वैक्यूल में चला जाए. सो द केमिकल विल मूव फ्रॉम its lower concentration to its higher concentration actively. So that transport is again available by tonoplast. Right? चलो रिवाइज करते हैं. कौन से कवरिंग्स आपको याद है? टेल मी. क्लोरोप्लास्ट का कवरिंग डबल है, सिंगल है? डबल. क्लोरोप्लास्ट के कवरिंग को क्या बोला हमने? पेरिस्ट्रोमियम. सेल के कवरिंग को क्या बोला, जो हर सेल के साथ होता है, लिविंग सेल के साथ? सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस के कवरिंग को बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. कवरिंग ऑफ राइबोसोम, टेल मी. कवरिंग ऑफ राइबोसोम, नो कवरिंग. राइबोसोम्स आर विदाउट एनी मेम्ब्रेन, राइट. माइक्रोबॉडीज आर जनरली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. और एक स्ट्रक्चर हमने सीखा था विदाउट कवरिंग, दैट इज सेंट्रोसोम. ओके, इट डजंट हैव इट्स मेम्ब्रेन. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3. The number of mitochondria per cell. अब देखो समझने वाली बात है यहाँ पे. वैसे A छोड़ दिया तो BCD में फुल कंफ्यूजन. अगर वैसा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया है. ओके, सो सी सेम ना, वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी. अगर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है तो माइटोकॉन्ड्रिया कम. यहाँ पे मैंने आपको जर्मिनेटिंग सीड का एग्जांपल दिया था. जर्मिनेटिंग सीड मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है तो जर्मिनेटिंग सीड में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा. एक नॉर्मल सेल, एजेड लीफ है, बुढ़ा लीफ है, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा. आर यू गेटिंग द कंपैरिजन? ओके, सो ये एग्जांपल मैंने दिया था. 1 is same, what the answer? B varies, yes, it can be the answer. लेकिन देखते हैं इससे ज्यादा करेक्ट कोई आंसर है क्या? C is depend on physiological activity of cell. Okay, so if I read it, the number of mitochondria per cell varies and it is dependent on
physiological activity of the cell. Isn't it B and C collectively more correct? Right? As well as individually correct. बराबर? So B and C हम मार्क करेंगे क्योंकि varies ये भी बराबर है. Right? और depends on physiological activity of the cell ये भी बराबर है. So दोनों बराबर है individually. So the answer goes to B. Okay? कभी-कभी collectively बराबर होते हैं. Okay? कभी-कभी collectively बराबर होते हैं. कभी-कभी and और में भी difference होता है. Okay? So ये छोटी-छोटी बातें आपको अभी समझ में आने लगेगी. Okay? So for question number 3, the answer is D last. Question number 4, the cristae of mitochondria. Right? Why enfoldings are there? To increase the surface area. Right? So cristae are formed by outer membrane. No, they are formed by inner membrane. Increase surface area. Yes. C. Decrease the surface area. No. Enfolding से surface area decrease नहीं होता. Are the enfoldings away from the matrix? Matrix से away नहीं है. Matrix में घुसे हुए हैं. So answer here for question number 4 is B bomb. 5. The mitochondria are site 4. Mitochondria are site 4. So the answer here C. अब देखते हैं बाकी के आंसर क्यों नहीं है. ऑटोलिसिस लाइसोसोम करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं. सिंथेसिस ऑफ लिपिड SCR करवाता है. राइट? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन गोल्गी बॉडीज GB करवाते हैं. बराबर? सो हमको दोनों साइड से सोचना है कि ये आंसर है और बाकी के क्यों नहीं है. सो ये थिंकिंग प्रोसेस हमको धीरे धीरे डेवलप करनी है. इफ यू कम टू नो कि ये आंसर है और बाकी के 3 क्यों नहीं है, इन दैट सिचुएशन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट. ओके? सो ये आदत डालो कि आपको देखना है कि बाकी के 3 क्यों नहीं. क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. क्वेश्चन नंबर 6, the term mitochondria was coined by. Now many students don't like such question that they say साइंस में हिस्ट्री पूछने की नहीं. राइट? दिस इज क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री. बट अब ऐसी है ना बेटा बात कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो रही है. इसके पहले लाइक 3-4 years बैक रियली डायरेक्टली साइंटिस्ट के नाम पे क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब आने लगा है. ठीक है? ऐसा है ना, गेम का रूल है. गेम का रूल है. बराबर? जैसे आप क्रिकेट में देखते हो कि 50-50 ओवर्स खेलने के बावजूद अंत में अपना वो शॉट इतने बॉल डालेंगे उतने बॉल डालेंगे. व्हाट इज दैट? एडिशनल ओवर डाली जाती है. ओके? सो वो डाल दिया, दैट विल डिसाइड. अब वो गेम का रूल है. इज इट राइट? इज इट रॉन्ग? नो, यू हैव टू कंक्लूड समथिंग. व्हेन यू परफॉर्म एनी प्रोसेस यू हैव टू कंक्लूड. ओके? टाई हर बार नहीं हो सकता. बराबर? सो फुटबॉल में है लास्ट के फ्री किक्स होते हैं, इजंट इट? एडिशनल टाइम होता है. ये सब चीजें समवेयर यू नीड टू कंक्लूड एंड दैट इज व्हाट इज द स्पिरिट. बराबर? सो यहाँ पे भी हमको ये देखना पड़ेगा. हम इतनी बार रिवाइज करेंगे कि साइंटिस्ट के नाम आपको क्लास में ही लर्न होंगे. बस एक कंडीशन है, जब हम क्लास में बोलेंगे तो मेरे साथ वो चीज 5 बार आप लाउडली बोलोगे. बस वो कंडीशन है, वो करो आपको मार्क्स आ जाएंगे. राइट? चलो नेक्स्ट वन 7, कलरलेस प्लास्टिड्स. ओके? अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट आर कलरफुल. बराबर? सो बचता है यहाँ पे 7 का आंसर डी लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट का एक प्रकार है अमाइलोप्लास्ट. सो दोज हु मार्क्ड डी बॉम्बे, आपने डी के बारे में क्यों नहीं सोचा? राइट? चलो नेक्स्ट वन 8, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन रिस्पेक्टिवली. अब रिस्पेक्टिवली में आपको सीक्वेंस पे ध्यान देना पड़ेगा. आपको पहला मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन डैश, राइट, एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन डैश. ऐसा सीक्वेंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. सो 8 का आंसर है डी लास्ट. कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन अमाइलोप्लास्ट एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन एल्यूरोप्लास्ट रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट वन, मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन of green plant are found in main site of photosynthesis. मेन क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलते हैं? एक्चुअली हर वो प्लांट पार्ट जो ग्रीन है उसके पास क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है. क्वेश्चन ये है मेजॉरिटी किसके पास है. ओके? सो ग्रीन स्टेम के पास क्लोरोप्लास्ट है,
ग्रीन रूट्स नहीं होते जनरली, लेकिन एक आध बार होते हैं, सीखेंगे हम, तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। लीव्स में तो है ही। फ्लावर का सिर्फ कैलिक्स, 10th में आपको याद है कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, जाइलोशियम सीखा था आपने। सो फ्लावर का आउटर मोस्ट कैलिक्स which is green in color, it also have chloroplast. So broadly speaking, A, B, C, D चारों के पास कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में शब्द है मेजॉरिटी। सो मेजॉरिटी आंसर गोज टू लीव्स। दैट इज कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The space limited by inner membrane of the chloroplast is, क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम याद करो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर का पूरा फ्लूइड, उसके अंदर मेम्ब्रेन पे पाइल्ड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ग्राना कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्टोमा। ऐसे झट से फोटोग्राफिक मेमोरी जैसा डायग्राम आपको के सामने आना चाहिए, राइट। ओके, अब देखो इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, थोड़ा लोकेट करो। द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन इज peripheral space of plastid, periplastidial space, right? और inner chloroplast, inner membrane के अंदर की space, that will be matrix of chloroplast, that is stroke, बराबर। So here question number 9, the space limited by inner membrane of chloroplast is B Bombay stroke। 11, the ribosome of chloroplast are, देखो अब हमने यूकैरियोटिक सेल सीखा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसके खुद के राइबोसोम्स है, राइट। राइबोसोम्स इन क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर of 70s type, right? So they are smaller comparative to cytoplasmic, बराबर। तो यहाँ पे आंसर है 11 का, दैट इज ए, क्लोरोप्लास्ट के माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम ये साइटोप्लाज्म के राइबोसोम से स्मॉलर है। ओके, नेक्स्ट वन 12, द सबयूनिट ऑफ 80s राइबोसोम आर 60s एंड 40s, हियर S स्टैंड फॉर। अब देखो ये क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट आपका टाइम खाने के लिए, S इज स्वेटबर्ग यूनिट, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। So it is related to size, it is related to density, but it is sedimentation coefficient, क्योंकि sedimentation centrifugation पे होगा। याद है हमने बोला था सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेल्स है, वो ऑर्गेनेल को पढ़ने के लिए हम सेल को क्रश करेंगे सेंट्रिफिकेशन मशीन में, वो टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको रोटेट करेंगे, तो अलग अलग रोटेशन को अलग अलग जगह सेडिमेंट होते हैं, दैट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 13, अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनेम शब्द फ्लैजेला से रिलेटेड है। फ्लैजेला की डायग्राम आपको के सामने लाओ, आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर का 9+2, राइट, और वो जो 9 पेरिफेरल है वो है डबलेट्स, राइट। सो हियर एक्सोनेमल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर विद 9+2 arrangement, the option is B Bombay। 14, both cilia and flagella emerge from बेसल प्लेट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है और बाहर जाता है वो फिलामेंट, ओके। सो दैट इज बेसल बॉडी, बेसल प्लेट, ओके। सो 14 का आंसर है डी लास्ट। माइक्रोट्यूब्यूल से वो बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका कोई संबंध नहीं रखता। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट ये साइटोस्केलेटन के पार्ट है। 15, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए ओनली, नो, प्रोटीन ओनली, नो। ओनली शब्द को ध्यान देंगे हम, only means no other chemical, right? So we know it has RNA and proteins, it doesn't have DNA, okay। So the answer is C। 16, centrioles arise from, okay, C, centrioles arise from pre-existing centriole। de novo शब्द समझ रहे हो ना, in vitro and de novo। in vitro मतलब लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल, डी नोवो मतलब नेचुरली, सेल के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर, राइट। सो सेंट्रियोल्स आर इमर्जिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल्स, ओके, बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू divide।
सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम ये शब्द कभी कभी पैरेलली यूज होते हैं, ऐसे हमने बोला था। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल. Centrosome, centriole always arise from pre-existing one. 17. Ribosomes of cytoplasm, chloroplast and mitochondria respectively. अब देखो ये इंफॉर्मेशन इसके पहले आपको पूछी, बस यहाँ पे 3 चीजें एट टाइम पूछी है और रिस्पेक्टिवली शब्द डाल दिया है, isn't it? So साइटोप्लाज्म का, अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, साइटोप्लाज्म किसका? यूकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोट. अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, मतलब ऑब्वियसली वो यूकैरियोटिक सेल है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली, राइट? सो यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में 80s, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 70s ईच, राइट? सो 17 का आंसर है, इट इज बी बॉम्बे. 18. सेंट्रल पार्ट और प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज कॉल्ड. अब प्रॉक्सिमल मतलब सेल के नजदीक, राइट? सेल के नजदीक का, बराबर. सो इट विल बी सेंट्रियोल का टीएस के बारे में पूछ रहे हैं. देखो ना ऑप्शन देखो, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर आइडिया नहीं दे रहा है तो ऑप्शन देखो. स्पोक्स, कार्टविल, पहिया, साइकिल का पहिया, बुलक कार्ट का चक्का, ऐसे हमने बोला था ना. ट्रिपलेट एंड हब. सो कार्टविल मतलब पूरा सेंट्रियोल का टीएस, उसका सेंट्रल पार्ट, उसको हमने क्या बोला था? उसको हमने क्या बोला था? हब. सो 18 का आंसर है डी लास्ट. 19. द टर्म क्रोमैटिन वाज कॉइन्ड बाय. अब यहाँ पे कंफ्यूजन ऑब्वियसली 2 फ्लेमिंग के बीच में होगा, रट्टा मारना है. सब लोगों को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया याद है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, राइट? ओके, सो यहाँ पे 19 का आंसर है बी बॉम्बे, इट्स वॉल्टर फ्लेमिंग. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, हमने लिख के लिया था, नॉन डिवाइडिंग सेल इज इन इंटरफेज. इंटरफेज के सेल के न्यूक्लियस, नॉन डिवाइडिंग सेल का न्यूक्लियस. सो फॉर आंसर 20 इट इज सी. ओके, अब देखो आपको ऑप्शन आ गए. मैंने आपको सीरीज सिखाया था, कैसे बोला था हमने? सेल साइकिल, डिवीजन के फेजेस, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस. देखो ऑप्शन में आ गए. आपने थोड़ा रट लिया था तो ये ऑप्शन आपको डरावने नहीं लगे. यू नो दैट दीज आर फेजेस ऑफ द सेल साइकिल. और नॉन डिवाइडिंग सेल के न्यूक्लियस को, नॉन डिवाइडिंग सेल कौन से फेज में होता है? इंटरफेज में. ओके, चलो 21 बराबर चल रहा है ना? यस. ओके, 21. काइनेटोकोर्स. काइनेटोकोर शब्द कौन से डायग्राम से रिलेटेड पढ़ा था? क्रोमोसोम. वेरी गुड. ओके, चलो सो पढ़ते हैं. लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन? नो, दे आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोमियर इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन. सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, यस, कैप लाइक एंड डिस्क शेप्ड. ओके, सो इट इज लोकेटेड ऑन प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इट इज डिस्क शेप. सो आंसर इज अ डी लास्ट. दोनों बराबर है. सो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो ना कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है. ए बराबर है, बी बराबर है, सी ओके ओके है, लेकिन डी ऑल ऑफ दीज है ना, तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने ही है. पहला मिल गया, बड़े खुश हो गए, जंप ऑन द ए, बाकी भी 3 पढ़े ही नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे आप. 22. Plastids differ from mitochondria on the basis of which of the following features? Differences. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंसेस लिखे थे हमने. देखो दैट इज द क्वेश्चन, नो कॉन्सेप्ट पे एमसीक्यू फ्रेम है. प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर मेम्ब्रेन, ना, दोनों के पास डबल लेयर मेम्ब्रेन है. प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, दोनों के पास है 70s. प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड, यस, प्लास्टिड के पास है, राइट, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं. प्रेजेंस ऑफ डीएनए, वो भी दोनों के पास है. तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी. ओके, अब और एक बात ध्यान में रखो, प्लास्टिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. तो पहला शब्द कौन है? प्लास्टिड. तो आपको प्लास्टिड की प्रॉपर्टी लिखनी है. ठीक है, लुक एट दिस, लिसन लिसन. सी, यू आर स्टूडेंट, आई एम टीचर, राइट? ओके, तो अब डिफरेंसेस लिखते हैं. आई एम टीचर, माय नेम इज अवनी, यू आर स्टूडेंट, योर नेम इज XYZ, राइट? सो देखो, आई एम डिफरेंट देन यू, तो आप किसकी प्रॉपर्टी लिखोगे? मेरी. आई पहले, I am different than you because I am a teacher. You are different than me because
बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। तो पहला जो शब्द आया उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे आप। सो प्लास्टिड के पास थाइलाकॉइड्स है, दैट इज इट्स प्रॉपर्टी। 23 द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम याद करो, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक एकदम सेंटर में, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा एक साइड, एक्रोसेंट्रिक बहुत ज्यादा, टेलोसेंट्रिक एक आम है नहीं, राइट। सो इट इज एक्रोसेंट्रिक पूछा है तो इट इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, नॉट एट द एंड। एट द एंड होगा तो दैट विल बी टेलोसेंट्रिक। Okay, 24. The nuclear pore are passages through which movement of dash takes place between cytoplasm and nucleus. ये MCQ NCERT में तो लाइन है ही, उसके बेस पे हमने एक डायग्राम उतारा था न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, और वहां पे मैंने बोला था केमिकल सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस कम आउट ऑफ न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म, and chemical synthesized in cytoplasm go back to nucleus. So that trafficking is regulated by nuclear pore, right? So it will be RNA and protein. RNA बाहर जाता है, प्रोटीन अंदर आता है। देखो ये चीजें एनसीईआरटी में क्लियरली लिखी नहीं है, लेकिन हमने उसके आधार पे जो डायग्राम निकाला था उसमें ये एक्सप्लेनेशन था, राइट। चलो नेक्स्ट वन, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद ER, राइट। अब देखो एक्चुअल आंसर इसका ना RER है। RER जनरली न्यूक्लियस के नजदीक होती है और SER न्यूक्लियस से दूर, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके बुक में है नहीं। डायग्राम में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक RER और SER दोनों उतारे हैं, तो मैंने एनसीईआरटी के अनुसार आपको A और B दोनों को मार्क दिया, लेकिन बहुत क्रिटिकली देखें तो इसका आंसर है B बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट वन 26 द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन हमने लिख लिए थे। साइटोस्केलेटन आर फाइबर लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। दे आर हेल्पिंग इन सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप। आंसर ऑल ऑफ दीज, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑल ऑफ दीज, बी लास्ट। 27 among the cilia and flagella which is comparatively longer, again the differences, we differentiate between cilia and flagella. Flagella are long and few, cilia are many and shorter. Okay, देखो मैंने डिफरेंसेस लिखते वक्त आपको वो फॉर्मूला दिया था, डिफरेंसेस कैसे लिखने हैं। तो डिफरेंसेस लिखने के लिए हमको बहुत ज्यादा अक्ल चाहिए, समझदारी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ये आगे आपके एमसीक्यू कभी न गलत जाएंगे। डिफरेंसेस लिखने की आदत लगाओ। कभी कभी डिफरेंसेस दो ही होते, दो ही लिखो, इट गिव्स यू क्लियर आइडिया। डिफरेंसेस लिखने हैं बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन 28 amyloblast, elioblast, aleuroblast belongs to which category, right? So it is three types of leucoblast depending on classified on the basis of stored food. अब ये नए प्रकार का क्वेश्चन है assertion reason, ओके। assertion एक स्टेटमेंट है, उसका रीजन नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया। One more thing you are supposed to write down, रीजन और रिजल्ट, ये दोनों में डिफरेंस करना सीखो। देखो बहुत पढ़ाई की, एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट अच्छा आया। सो रीजन इज बहुत पढ़ाई की, रिजल्ट इज अच्छे मार्क्स है। सो प्रोसेस के पहले जो होता है वो रीजन होता है, प्रोसेस के बाद जो आता है वो रिजल्ट होता है। सब लोग समझ रहे हैं। सो हमको रीजन देना है, मतलब प्रोसेस की पहली स्टेप बोलनी है। ओके, सो सी ये असर्शन रीजन कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। असर्शन, ल्यूकोब्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले बस ये स्टेटमेंट के बारे में सोचो, इज इट ट्रू? नो। सेकंड, अब रीजन पढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट और फैट स्टार्च प्रोटीन, नो, दोनों फॉल्स है, बराबर। तो ये सिंपल प्रकार का था, आंसर इज लास्ट, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, ठीक है। ओके, आगे की टिप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पे दूंगी। Here ends the description. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आस्क मी, बी इन टच, राइट। नाउ गेट रेडी फॉर न्यू टाइप
टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, राइट. ऑनकमिंग क्विज है, फिर 1 लाइन टेस्ट है. 1 लाइन गूगल मीट पे होगा, राइट. लिमिटेड बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे. एवरीवन विल इंटरैक्ट विथ मी, राइट, एंड यू विल टॉक टू मी. सो बी रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स. अपने मार्क्स लिखिए एंड प्लीज मैसेज मी और आवर मैनेजर. प्रेफरेबली मैसेज इट टू मैनेजर. मैनेजर पूरा एक जगह पे आपके मार्क्स लिखते हैं और हमको इन्फॉर्म करते हैं. लेकिन सब लोगों ने जितने भी हो उतने मार्क्स हमको इन्फॉर्म करने जरूरी है. प्लीज प्लीज, राइट. कोई अभी बहुत अच्छा, कोई अभी बहुत बुरा नहीं रहता. दिस इज स्टार्टिंग. हमको बस कुछ बातें सीखनी है. सो नो वन विल रिलेट कि मुझे बहुत अच्छे मार्क आए तो ही मैम को पता चलेंगे, मैम पता नहीं क्या सोचेंगी. बेटा कुछ नहीं, आपके मार्क मुझे मिल गए ना, आई एम हैप्पी. इफ यू आर स्कोरिंग गुड, आई एम वेरी हैप्पी. बट यू आर इन टच विथ मी, दैट मेक्स यू more happy, right? So be in touch, talk to us regularly. Please inform your marks and please ask doubts. See you then.